नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आखिर सरकार दोबारा से अपनी उसी दुकानदारी पर आ गई है। सेल पे देश को लगा दिया गया है। दोबारा से सरकार बेचो बेचो के नारे लगाने लगी है। बहुत पुरानी बात नहीं है, आपको तारीख याद होगी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव का आखिरी चरण का मतदान हुआ था। 7 मार्च की तारीख थी। उसके 2 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के लोगों से मीटिंग करके, कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो भैया, देश का माल बिकाऊ है, ले लो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये बताने वाला हूँ कि कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा, असेट मोनेटाइजेशन होगा, आपको लग रहा है कि कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट की बात होगी और मैं पुराना रिकॉर्ड बार बार बजा रहा हूँ, तो आप गलतफहमी में हैं। इस देश की बहुत बड़ी संपदा बेचने की तैयारी है और ये सरकार खुलेआम बेच रही है। इंटरनेशनल फोर्सेस को बेचा जा रहा है। वो असेट क्या है, उसकी अहमियत क्या है, सब बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। अनेक स्थानों पर आपको बारकोड भी मिलेगा। मैं अभी हाजिर हुआ, अपने मित्रों को आप चाहें तो बुला सकते हैं। एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि किसी भी देश की अपनी संपदा क्या होती है, किसी भी देश की पहचान क्या होती है, देश क्या होता है। आप एक सामान्य परिभाषा जानते होंगे कि किसी एक भौगोलिक दायरे में किसी एक शासन द्वारा शासित लोगों का समूह एक देश होता है। कुछ लोग कहेंगे कि साहब वो एक तरह की संस्कृति के लोग होते हैं, एक तरह के कल्चर के लोग होते हैं, एक ज़मीन में रहते हैं। तो भारत तो बहुत बहुल तरह तरह की संस्कृतियों का देश है। अगर एक ही सरकार चलाती है, ये तो यूरोपियन यूनियन में तो आधी सरकार कई सारे देशों को मिलके चला रही है। तो वो क्या चीज़ हुई जो किसी एक देश की एक ही होती है। संस्कृति भी 2 देशों की एक हो सकती है। बहुत सारे लोगों की जो भारत में रहते हैं उनकी संस्कृति वैसी ही है जैसी कि बांग्लादेश में रहने वाले लोगों की है। उनका खान पान, रहन सहन, कपड़े लत्ते, भाषा, बोली सब कुछ वही है। तो यूनिक चीज़ क्या है? एक यूनिक चीज़ होती है किसी देश की ज़मीन, उसकी धरती। और उस धरती को ही प्यार करने को लोग देश को प्यार करना कहते हैं। और धीरे से सरकारें आपको ये समझाने की कोशिश करती हैं कि जो सरकार देश को चला रही है उससे प्यार करो, ये देशभक्ति है। तो आपकी ज़मीन आपके देश का सबसे बड़ा असेट है, वो देश की पहचान है। अगर मेरी आधी ज़मीन चली गई तो मेरा आधा देश चला गया। यूक्रेन में और रूस में एक जैसी संस्कृतियों के लोग हैं, उसके बावजूद दोनों में युद्ध हो रहा है और रूस यूक्रेन की धरती को ही तो हड़प रहा है। ठीक वैसे जैसे हमारी बहुत सारी धरती चीन हड़प कर बैठा है। तो अब ये वीडियो में इतनी सारी बातें बताने का मकसद क्या है? इतनी सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हमारे देश की ज़मीन बेची जा रही है। माननीय सरकार इस ज़मीन के लिए विदेशी खरीदारों के मन टटोल रही है। खुद प्रधानमंत्री बैठकर ग्लोबल इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं। विषय है असेट मोनेटाइजेशन। उत्तर प्रदेश के चुनावों के वोट पड़ते ही, नतीजा आने से भी पहले वो इस काम में शुरू हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये ग्लोबल प्लेयर्स को असेट मोनेटाइजेशन पे भाषण दिया, ये तो पहले से चला आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्क तरह का है। अभी तक जो असेट मोनेटाइजेशन हो रहा था वो ये हो रहा था कि सरकारी कंपनियों में शेयर बेच दिए जाएं, कुछ सरकारी कंपनियां ही बेच दी जाएं। BSNL की बात आई, LIC नहीं बेच पाए, LIC के शेयर ही बेच दो। कुछ ना कुछ बेच दो और पैसे जुटाओ। पैसे सरकार क्यों जुटाना चाहती है, इसको भी संक्षिप्त में समझ लें
सरकार इसलिए जुटाना चाहती है क्योंकि उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, सरकार का घाटा बढ़ गया है। और सरकार जब अपने खर्चे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर देती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भैया आपने टैक्स तो वसूला 10 रुपये, टैक्स हर तरफ से बढ़ा लिया, हर चीज़ महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, टैक्स बढ़ा के अब भी सरकार घाटे में है, तो वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। करूँगा तो पॉलिटिकल लगेगा बयान, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल कंपनियाँ बेचने में सरकार को लगा कि कुछ हो नहीं रहा है, सफलता मिल नहीं रही है सरकारी कंपनियाँ बेचने में, बावजूद इसके कि जितने की कंपनियाँ बिक रही थी उससे तो ज़्यादा के असेट थे। तो सरकार ने एक और फार्मूला निकाला है, और ये फार्मूला लिखा है वो है ब्राउनफील्ड असेट्स मोनेटाइजेशन। यानी कि जो सरकारी संपत्तियां हैं, ज़मीनें हैं, वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बेची जाएंगी। वो ज़मीन जो देश की, किसी भी देश की सबसे बड़ी धरोहर होती है, जिसके लिए इस देश का सैनिक जान देता है। मोदी जी ने जो ग्लोबल प्लेयर्स थे जिनको वो बता रहे थे कि हमारे पास हमारी टोकरी में क्या क्या बिकाऊ है, उनको बताया कि सरकार ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन को क्लियर कर दिया कैबिनेट ने। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र की जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसने एक नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाया है। एक ऐसी कंपनी बनाई है सरकार ने जो नेशनल लैंड, देश की ज़मीनें, देश की धरतियाँ बेचने का काम करेगी। और ये धरती कहाँ कितनी है सरकार की, इसका पता लगाया जा रहा है। और अभी जो मोटा अनुमान है, अभी तक की जो धरतियों के बारे में पता लग गया है, दिल्ली का जितना क्षेत्रफल है, ऐसी 9 दिल्लियों को मिला लीजिए, इतने क्षेत्रफल जितनी धरती सरकार के पास अभी तक ऑन सेल के लिए आ चुकी है। और इसके लिए एक GLIS बनाया गया है, जिसमें सारे देश के सरकारी डिपार्टमेंट जो हैं वो GIS के पोर्टल पे जाएंगे और अपनी अपनी धरती का ब्यौरा देंगे कि उनके पास कितनी एक्स्ट्रा है, दूसरे के पास कितनी एक्स्ट्रा है। और अंधाधुंध ज़मीनें देश में रेलवे के पास में हैं, देश में ज़मीनें स्टील अथॉरिटी के पास में हैं, अलग अलग पावर कॉरपोरेशंस के पास में हैं, सेना की ज़मीन भी। इस तरह की सारी ज़मीनों को इस पोर्टल के अंदर भरा जा रहा है। और इस पोर्टल में जो ज़मीनों की जानकारी आएगी, और वो सारी जानकारी स्टील, एग्रीकल्चर, डिफेंस, हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनियां, वो सारी की सारी जानकारियां उस कंपनी को दी जाएंगी जो नई बनाई है मोदी जी ने, जिसके बारे में उन्होंने ग्लोबल प्लेयर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बताया है कि आप हमारे यहाँ ख़रीद सकते हैं या लीज पर ले सकते हैं। और वो जो है उसकी जो अभी तक की सूचना, उसके हिसाब से 13,550 वर्ग मीटर ज़मीन है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली के क्षेत्रफल से 9 गुना है। अब आप थोड़ा सा और इस पर डिटेल में जाएंगे तो हर मंत्रालय को कहा गया है कि आप प्रेजेंटेशन बना के लाइए कि आप कितना कितना माल बिकाऊ ला सकते हैं निकाल के अपने यहाँ से, देश का कितना हिस्सा बेचने के लिए आप पेश कर सकते हैं इस कंपनी को। और ये कंपनी आपके देश की ज़मीन, आपके देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे सेवक इकट्ठी करके उसको देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनसे सरकार ठीक से नहीं चलाई गई। इनको महंगे विमान चाहिए, इनको नया बड़ा महंगा संडास चाहिए, कोरोना का घाटा हो रहा हो तो होता हो, गलत नीतियां लगा के लॉकडाउन चाहिए, सब कुछ चाहिए। और उसमें जब डूबने लगें तो टैक्स लगाइए, और टैक्स भी पर्याप्त ना पड़े तो आप देश की ज़मीनें बेचने लगिए। आप जानते हैं कि जब 9 दिल्लियों के बराबर ज़मीन है और जब लोग पोर्टल में अपलोड करेंगे तो 12-13 दिल्ली के बराबर जब ज़मीन हो जाएगी, और इतनी ज़मीन जब बिकने को आएगी तो क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। दिल्ली में रियल एस्टेट सेक्टर डूब गया था। आपको पता है, बिल्डर्स टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि मायावती की जो सरकार थी, उनकी सरकार में उन्होंने बड़ी संख्या में ज़मीनों को अधिग्रहण कर के मार्केट में बेचा। उसके कारण
बिल्डरों ने अंधाधुंध ज़मीनें ले ली और ख़रीदने के लिए बिल्डरों के पास पैसे नहीं थे, तो सरकार ने कहा 15% पैसे देते जाओ और ज़मीन लेते जाओ। बिल्डर इधर बुकिंग कर रहे थे, पैसा लाते थे और ज़मीन ले लेते थे। तो ज़मीन की ओवर सप्लाई होने के कारण रियल एस्टेट मार्केट घुस गया। जितने लोगों को घर चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा घर बन गए और क्राइसिस खड़ा हो गया। कितने लोगों का पैसा डूबा, कितने लोगों की ज़िंदगी के अरमान डूबे और कितने लोगों की संपत्तियों में जो इन्वेस्टमेंट थे वो ठहर गए। सालों साल पैसा नहीं बढ़ा और जो मायावती जितना लेकर आई थी उससे सैकड़ों गुना रियल एस्टेट यानी ज़मीन अचानक मार्केट में आ जाएगी तो क्या होगा। मायावती चोर थी, करप्ट थी, लेकिन ये ईमानदार हैं, वाह। और ये सारे के सारे एसेट जब मार्केट में आएंगे तो आपकी ज़मीनें, आपके मकान की कीमतें धड़ाम से गिरेंगी। मैं ज़्यादा कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जान लीजिए कि अमेरिका एक बार इस तरह की मंदी में फंस चुका है। जब रियल एस्टेट की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई थी, लोगों ने लोन ले लेके मकान ले लिए थे और उनके मकानों की कीमत बहुत कम थी, तो लोगों ने कहा कि हम लोन नहीं चुका पाएंगे, आप मकान ही रख लो। याद होगा उसके बाद में कितनी बड़ी मंदी आई थी, पूरी दुनिया ने झेला है। बैंकों के पास मकान ही मकान हो गए थे, लेकिन पैसा नहीं था और उस मंदी की आंच भारत तक पहुंची थी। तो ये जो हो रहा है, ये लगातार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा मानना ये कि इस मुल्क में कानून होना चाहिए कि सरकार जो भी बड़े फैसले ले, मेजर फैसले ले, वो उसको चुनाव से पहले लेना चाहिए। देश के नागरिकों को आप जो जनहित के फैसले हैं उनको आप पॉपुलिस्ट फैसला कहते हो, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है आप लोगों को तराशना शुरू कर देते हो, देश को बेचना शुरू कर देते हो। उत्तर प्रदेश में 50 साल से उम्र से अधिक के जितने भी पुलिस वाले हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। उनकी कठोर परीक्षा होगी और अगर वो फिट नहीं पाए गए तो निकाल दिया जाएगा। जाहिर बात है कि सारे के सारे पुलिस वाले जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है वो उस कसौटी पर कसे जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना एक निबंध था क्रोध, उसमें लिखा था कि परीक्षा के समय खरा से खरा सोना कांप जाता है। जब आपके सामने 50 साल की उम्र में आपके बच्चे बड़े हो रहे होंगे, आप अपने बच्चों की पढ़ाई की, उनकी भविष्य की तैयारी कर रहे होंगे, आपने प्लान किया होगा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। उस दौरान सरकार आपकी नौकरी खाना चाहती है क्योंकि सरकार घाटे में चल रही है, उसको घाटे को पूरा करना है और उस घाटे को पूरा करने का प्लान चुनाव ख़त्म होते ही लागू कर दिया जाता है। चुनाव खत्म होते ही देश की ज़मीन सबसे कीमती एसेट होती है, वो बेची जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेची नहीं जाएगी, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। जो ज़मीनें हैं वो बाकायदा बेची जा रही हैं और मायावती जी ने जो ज़मीनें दी थी वो ज़मीनें भी लीज़ पर दी गई थी, किराए पर दी गई थी, 100 साल के, परमानेंट बेची नहीं गई थी। तो अगर आप इसको बेचना नहीं कह रहे हैं, जबकि कहीं पे भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि इन ज़मीनों को, सरकार ने गोल मोल शब्द इस्तेमाल किया है जिसको वो कह रहे हैं असेट मोनेटाइजेशन, यानी हमारी जो संपदा है, धरोहर है, उसको धन में बदल रहे हैं। और ये जो धन में बदलने का काम है, इतना पैसा बेच रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया का कमेंट याद आ गया कि 70 साल में कमाया नहीं होता बेटा तुम्हारे पुरखों ने, तुम आज गंवा कैसे रहे होते। जो भी है, ये एक बहुत सीरियस स्टेट ऑफ अफेयर है। जो लोग सचमुच राष्ट्रवादी हैं, इस ज़मीन से, भारत माता से प्यार करते हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, जिनको लगता है कि ज़मीन और भूधन ही देश है, तो ये जानते हैं कि भारत की ज़मीन, भारत की धरती पे भारत के लोगों का हक है, वो विदेशी हाथों में इस तरह से ज़मीन बेचने की इस देश के सदर की कोशिश पर सवाल ज़रूर उठाएं। लॉजिकल थिंकिंग रखिए। आज सुबह एक मीटिंग चल रही थी, तो जो हलवाई महोदय थे उनसे कुछ चर्चा चल रही थी कि होली की पार्टी के लिए RWA के लोग कर रहे थे बातचीत। तो जो हलवाई महोदय से उनसे पूछा गया कि भाई साहब, तो उन्होंने कहा देखिए पहले 130 रुपये का जो तेल का टिन आता था, 1300 रुपये का आता था, वो 2700-2800 रुपये का हो गया है और अब 3000 से भी ऊपर जाने वाला है, इसलिए मैं आपको उतने पैसे में ये कैटरिंग नहीं कर पाऊँगा। और हलवाई महोदय ने कहा, तो हमारे सदस्य ने कहा कि भाई तेल की महंगाई हो गई। उनमें से एक व्यक्ति थे, उन्होंने, आजकल लोग राजनीतिक चुहलबाजी बहुत करते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि फिर
तो फिर आपने वोट किसको दिया? तो बोले तेल 5,000 भी हो जाए वोट तो मैं उन्हीं को दूंगा। तो ये जो सोच है कि टेढ़ा है पर मेरा है, इस सोच से ज़रा बाहर निकलिए, क्रिटिकल सोच रखिए। आप रेफरी हैं, आप एम्पायर हैं, आपको तय करना है कि कौन सही तरीके से खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। आप फैन नहीं हैं, आप एम्पायर की जगह खड़े हुए हैं, दर्शक दीर्घा में नहीं बैठे हुए हैं। ये आपका देश है और इसलिए प्लीज़ जागरूक रहिए, अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए, बुराइयों पे ध्यान दीजिए, असिस्ट कीजिए। अच्छाइयाँ सरकार बहुत बता रही है, बुराइयाँ गोदी मीडिया भी नहीं बता रहा है, हमारे जैसे कुछ लोग बता रहे हैं। इस तरह के फैसले आने के बाद कोई किसी को नहीं बता रहा है, मीठी मीठी शब्दावली में उलझा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने अंदर की देशभक्ति को देशभक्ति रहने दें, उसको सत्ता भक्ति ना बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।